जसरी बलिदान भएको छ, देशको मुक्तिको निमित्ति आन्दोलनमा लड्नु भएको छ, त्यसरी आज देशले मुक्ति पायो त भन्ने एउटा प्रश्न तपाईँ हामीमाथि खड्किएको छ। निश्चित रूपमा आज मधेसमा भन्नुहोस्, पहाडमा भन्नुहोस्, जसरी बलिदान दिएर यो एउटा चाहिँ होनहार युवाहरूले आफ्नो आत्मसमर्पण गरे, बलिदानी दिए, त्यो स्वरूप कुनै पनि चिजमा अझै पनि पर्याप्त मात्र छैन। तसर्थ हामी यो देशले अन्य बलिदानी दिन नपरोस् हामी भन्न चाहन्छौँ। यस्ता होनहार योद्धाहरूलाई हामीले पटक पटक एउटा सम्झिने एउटा अवसर पनि पाएका छौँ। साँच्ची नै भन्ने हो भने एउटा आन्दोलनमा एउटा राष्ट्रको लागि आफ्नो ज्यानै उत्सर्ग गर्नुहुने ती महान शहीदहरूलाई सम्पूर्ण देशवासीहरूले उहाँहरूलाई स्मरण गर्नुपर्छ, उहाँहरूलाई श्रद्धाञ्जली दिनुपर्छ। साँच्चीकै मान्छेको मरणमा अन्य मरणभन्दा बलिदानी र राष्ट्रको लागि मरण एउटा चाहिँ योगदानीपूर्ण मरण म भन्न चाहन्छु। अहिले पनि हाम्रो आन्दोलन गर्ने रहर होइन, बाध्यता हो। देशमा विभिन्न कालखण्डमा चाहे विद्यार्थी भन्नुहोस्, चाहे श्रमजीवी वर्ग भन्नुहोस्, अहिले आन्दोलन छन्। कतिपय चाहिँ अहिले चाहिँ धागा कारखानामा बाह्रमा चाहिँ हजारौँ सयौँ मजदुरहरू निष्कासन भइराखेका छन्। यहाँ पशुपति उसमा जानुहोस्, त्यहाँ पनि मजदुरहरू निष्कासित भइराखेका छन् पशुपति कोषमा। त्यसमा पनि अब थोरै हामीले नचाहेर पनि बाध्य भएर हामी आन्दोलन गर्न बाध्य भएका छौँ। त्यहाँनिर हामी एउटा सौहार्द ढङ्गले वार्ता गरेर छलफल लान्छु भन्दा पनि भनौँ न विभिन्न तत्त्वहरूले अथवा प्रहरी प्रशासनबाट आन्दोलन हुने, धरपकड हुने र श्रमजीवी वर्गको लागि, विद्यार्थी मुक्तिको लागि, राष्ट्र मुक्तिको लागि गर्दाखेरि बलिदान हुने चाहिँ अवस्था आउँछ। यस्तो नहोस् भन्न हामी चाहन्छौँ। र फेरि पनि अन्तमा म सम्पूर्ण चाहिँ तपाईँको आफ्नो बलिदान दिने, राष्ट्रपति दिनुहुने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात शहीदहरूप्रति हार्दिक नमन गर्छु। धन्यवाद। शहीद हुए हैं, शहीद पुत्र लोग का, शहीद हमारे भाइयों लोग को सबका मांग आगे हम लोग संबोधन करेंगे। हाम्रो समाजबाट धेरैजना सरकारी नोकरीहरूमा 20,000भन्दा बढी जानुभएको छ हैन। यो सबै उहाँहरूको शहादतले गर्दाखेरि हो। त्यसैले हामी उहाँहरूको यो शहादतप्रति कर्जार छौँ र हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र आज हामी सामाजिक सञ्जालहरूमा तथा सोसाइटीमा एउटा कुरा के सुन्ने गर्छौँ कि हामी मधेसी दलहरू शहीदको जुन उति छ त्यसमाथि टेकेर हामी सत्ताको चलखेल मात्रै गर्छौँ। तर यो सरासर गलत कुरा हो। के उहाँहरूको शहादतले गर्दाखेरि जुन हामी समावेशी पाएको छौँ, जुन हामी एउटा पहिचान पाएको छौँ, के त्यो हामी मधेसी दलको लागि मात्रै हो र? होइन नि। अब हामी अर्कै पार्टीमा हेरौँ, यी समावेशी कोटाबाट जो पुराना काङ्ग्रेसहरू छन्, जो आफूलाई समझ्छ कि म नै काङ्ग्रेस थिएँ, उहाँहरू त मधेसी कोटाबाट सांसद बनेका छ। अनि के उहाँहरूको यो जुन झुटा आरोप छ हामीमाथि, त्यो त जायज भएन नि। अनि मधेसी जुन यो हाम्रो आन्दोलन छ, हामी यसलाई सफल बनाउनको लागि अझै लागि परेको छौँ। र आज हामी पास्टमा पनि, प्रेजेन्टमा पनि र फ्युचरमा पनि यो हाम्रो आफ्नो माग, जायज माग र मुद्दालाई सम्बोधन गराउनको लागि हामी लड्नेछौँ र लागि पर्नेछौँ। नेपालका महत्त्वपूर्ण परिवर्तनहरू, खास गरेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सङ्घीय व्यवस्था, समानुपातिक समावेशिक सिद्धान्त लगायतका जनसङ्ख्याको आधारमा राज्यको पुनर्संरचना लगायत धेरै यस्ता संवैधानिक कुराहरू छन् जुन शहादत दिनुभएका शहीदहरूको अठोट शहादत, तत्कालीन उहाँहरूको विश्वास र उहाँहरूको त्यागले गर्दाखेरि भएको छ। आज हामी यहाँ उभिरहेछौँ, त्यो पनि उहाँ शहीदहरूको दिन हो। यही काठमाडौँ थियो, यही काठमाडौँको शासन व्यवस्था थियो। नेपालको इतिहास छ कि नेपालमा शासन गर्ने व्यक्ति जो विजयी हुन्छन्, ऊ शासन गर्छन्, आफ्नो शासन चलाउँछन् र त्यो शासनको सुझबुझ समतामूलक नभएको कारणले गर्दाखेरि, समावेशिता नभएको कारणले गर्दाखेरि त्यतिकै विलय भएर गएका कयौँ उदाहरणहरू छन्। हामीले यो मुलुकलाई, यो राष्ट्रलाई समावेशी राष्ट्र बनाउनुपर्छ। सम्पूर्ण 3 करोड जनताको यो नेपाल हो, सम्पूर्ण भाषाभाषीको यो नेपाल हो। जो अल्पसङ्ख्यक छन् उसको पनि अधिकार छ, जो बहुसङ्ख्यक छन् उसको पनि अधिकार छ। सम्पूर्णको आधिकारिक संवैधानिक अधिकारको
सुनिश्चित गरेर यो देशलाई अगाडि बढ्नुपर्छ भने अठोटका साथ हामीले त्यही परिकल्पनाका साथ लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी अगाडि बढेको अवस्था छ। आज यो कार्यक्रम लोकतान्त्रिक विद्यार्थी सङ्घले अर्गनाइज गर्नुभएको छ। आजको दिन आजभन्दा 18 वर्ष पहिला माघ 5 गते तत्कालीन विद्यार्थी रमेश महतो शहादत भएको थियो। त्यो रमेश महतो पनि उहाँहरू जस्तै जुन आजका विद्यार्थी सङ्गठनका हाम्रा साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू जस्तै कलिलो उमेरमा अधिकारको लागि यो नेपालमा सम्पूर्ण नेपालीको अधिकार सुनिश्चितताको लागि यो देश सम्पूर्णको देश हो भनाउनको लागि यो देश सबैको हो, देशमा सबैको हालिमवाली हुनुपर्छ, सबैको विचारको सुनवाई हुनुपर्छ, सबैले संवैधानिक हिसाबले अधिकार पाउनुपर्छ भनेर उहाँहरू कलिलो उमेरमा त्यही बेला सपना हेरेर उहाँहरू आन्दोलनमा घुमिनु भएको थियो। र दुर्भाग्यवश भन्नुपर्छ कि देशमा पछिल्लो अवस्थामा मूलधारको राजनीतिमा आएकै पार्टीको कार्यकर्ताहरूद्वारा उहाँको हत्या गरिएको थियो। लगायत कयौँ यस्ता शहीदहरू छन् जो अबोध थिए, नाबालक थिए, उसको केही दोष थिएन। उसको दोष के मात्र थियो भने यो आन्दोलन भइरहेछ, यो राज्यले सबै कुरा सुनिदिनुपर्छ, कतै जिन्दाबाद गर्न जानुभयो होला, कतै आफ्नो सहभागिता जनाउन जानुभयो होला। त्यही कारणले उहाँमाथि गोली चल्यो र उहाँ शहादत दिन पुग्नुभयो। हामी भन्न चाहन्छौँ यो राज्यको लडाइँ हाम्रो मात्र हो र? यो राज्यको लडाइँ, राज्यको ठिक्का, राज्यमा समावेशी गर्ने कुरा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको मात्र हो र? यो राज्य सबैको होइन र? यो राज्यमा सबैले अधिकार पाउनु पर्दैन र? यो राज्यमा जन्मेका जनता कि आफू म नेपालमा छु, म नेपाली छु, नेपालबाट देशबाट हुने सुख सुविधा मेरो पनि हो, मैले पनि पाउनुपर्छ के भन्नु गलत कुरा हो? आफूलाई राज्यमा जन्मिसकेपछि बारम्बार परीक्षा दिनुपर्ने म राज्यको हो, म नेपाली हो भन्नको लागि? यहाँ जो नेपालमा जन्मेको छ ऊ पनि नेपालमा कयौँ वर्षदेखि नागरिकताबाट वञ्चित थियो, केही संशोधन भएका छन्, अझ पनि धेरै कुरा गर्न बाँकी छ, त्यो तपाईँहरूलाई थाहै छ। यहाँ थुप्रै यस्ता उदाहरण छन्। हामीले दुर्भाग्यको कुरा हो कि मधेसी भनेको नेपालमा बहुसङ्ख्यक समुदाय हो, तर हाम्रो दुर्भाग्यको कुरा हो हामी पनि यहाँ आरक्षण बाँच्नुपर्ने अवस्था छ। कुन देशमा बहुसङ्ख्यक समुदायको आरक्षण हुन्छ? तर हाम्रो देशमा दुर्भाग्य हो कि बहुसङ्ख्यक समुदायले पनि आरक्षण पुरा गर्नुपर्छ, किनकि त्यसको पनि पहुँचबाट वञ्चित गरिन्छ। जुन देशमा बहुसङ्ख्यक समुदाय आरक्षणको कुरा गर्छ, जुन देशमा बहुसङ्ख्यक समुदायलाई दबाएर थिचेर देशको समृद्धिको कल्पना गरिन्छ, जुन देशमा बहुसङ्ख्यक समुदायलाई, बहुसङ्ख्यक भूमिलाई, त्यसमा भएका उर्वरा शक्तिहरूलाई, त्यहाँ भएका विकासका योजनाहरूलाई, त्यहाँ भएका शिक्षा गतिविधिहरूलाई, त्यहाँ भएका बाटोघाटोहरूलाई दबाइदिएर, त्यसलाई विकास गर्न नदिएर, त्यसलाई विभिन्न किसिमले उल्टोपाल्टो पारिदिएर, अपलिफ्टबाट वञ्चित गराएर अनि हामी कल्पना के गर्छौँ कि देश समृद्ध होस्। आज हेर्नुहोस् त, हाम्रो देशको आजको डेटको कुरा गर्ने हो भने सबभन्दा मेन इन्कम भनेको, सबभन्दा आम्दानीको स्रोत भनेको राजस्व हो। के भन्छ, जो व्यक्ति बाहिर गएको छ रेमिटेन्स हो। त्यो रेमिटेन्स कहाँबाट आउँछ? रेमिटेन्स भनेको त देशबाट बाहिर गएर पठाएको पैसा होइन र? त्यो जुन देशमा जनसङ्ख्या, नेपालको सबभन्दा बढी जनसङ्ख्या मधेसको छ, अभियसली जसको जनसङ्ख्या बढी छ त्यहीँको मान्छे विदेश जान्छ र अभियसली त्यसले पठाउने पैसा नै राजस्व के भन्छ रेमिटेन्स हो। र त्यो जुन देशको मान्छे विदेश जान्छ र त्यसलाई पठाउने पैसा रेमिटेन्स र त्यो देशको मूल स्रोत हो भनौँ न, मूल साधन, मूल स्रोत हो। र त्यहीँको जनताले तपाईँले होइन तिमी अब अपलिफ्ट हुनु हुँदैन, तिम्रो उत्थान हुनु हुँदैन, तिम्रो यहाँ बाटोघाटो बन्नु हुँदैन, तिम्रो शिक्षा दीक्षा हुनु हुँदैन, तिमी राम्रो हुनु हुँदैन, तिमी देशको विभिन्न ठाउँमा पुग्नु हुँदैन, तिमी राज्यको उपल्लो स्तरमा गयो भने राज्यलाई गाह्रो हुन्छ, राज्यलाई धान्न सक्दैन। त्यो कहाँको न्याय हो र? त्यो भएर हामी भन्न चाहन्छौँ कि नेपालमा मधेसी समुदायले दबाएर कुनै पनि हालतमा देश समृद्ध हुन सक्दैन। देशलाई समृद्ध गर्नु छ भने देशको बहुसङ्ख्यक समुदायलाई आरक्षित बनाएर, बहुसङ्ख्यक समुदायले दबाएर, बहुसङ्ख्यक समुदाय थिचोमिचो पारेर, शिक्षाबाट वञ्चित गराएर, बाटोघाटोको अवस्था रोकेर हामी कुनै पनि बेलामा नेपालको म समृद्ध नेपाल बनाउँछु भनेर कसैले परिकल्पना नगरे हुन्छ, कदापि हुन सक्दैन। त्यही भएर देशलाई राम्रो गर्नको लागि यो उहाँले शहीदहरूले दिएको जुन शहादत हो, उहाँहरूको सच्चा श्रद्धाञ्जली स्वरूप
राज्यले सम्पूर्ण नेपालीको राज्य हो। नेपाल देश भनेको सम्पूर्ण जात जातिको हो, सम्पूर्ण भाषाभाषीको हो, सम्पूर्ण संस्कृति हो भनेर आभास गराउने राज्यको नीति ल्याउनुपर्छ, न कि एउटा संविधानको खोस्टा ल्याइदिने र संविधानमा लेखिदिने सबै कुराहरू तर लागू नगरेर देश कहीँ कतै पुग्न सक्दैन। तर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी आज सिम्बोलिक तरिकाले हामी आजको दिनमा 18 वर्षदेखि सिम्बोलिक तरिकाले हामी आजको दिन देशभरि नै हाम्रो जहाँ जहाँ सङ्गठन छ, जहाँ 2 जना मान्छे होस्, चाहे जहाँ 2000 मान्छे होस् या उहाँ लाखौँ मान्छे होस्, सम्पूर्ण ठाउँमा आजको दिनमा हामीले शहीदहरूलाई सम्झिने गरेका छौँ। उहाँहरूकै प्रेरणाले गर्दाखेरि आज हामी अगाडि बढेको अवस्था छन् र उहाँहरूकै प्रेरणाले गर्दाखेरि, उहाँहरूकै साथले गर्दाखेरि आज देशमा मधेसी मात्र होइन, सम्पूर्ण उत्पीडित जातिहरू, सम्पूर्ण निमुखाहरू जसको कोही आवाज सुन्नेवाला छैन, सम्पूर्ण अल्पसङ्ख्यकहरू आज देशमा ठाउँ पाएको अवस्था छ। हामी प्रण गर्न चाहन्छौँ उहाँहरूको जुन शहादत दिनुभएको छ उहाँहरूको शहादतलाई कुनै पनि किसिमले हामीले खेर जान दिन्नौँ। आउने दिनमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी मुद्दा मिल्ने, विचार मिल्ने, सिद्धान्त मिल्ने जो हाम्रो कुराहरूलाई जसले अल्पसङ्ख्यकको, जसले उत्पीडित जातिहरूको, जसले बहुसङ्ख्यकहरूको, जसले समयस्थताको, जसले समानुपातिको, जसले सङ्घीय प्रणालीहरूको जो पक्षमा आउँछन् सम्पूर्णलाई हामीले एकता गरेर एकबद्ध भएर हामी अगाडि भएर उहाँहरूको जुन शहादत दिनुभएको छ, जुन सोचले शहादत दिनुभएको छ, उहाँले जुन परिकल्पना गर्नुभएको छ, सम्पूर्ण परिकल्पनालाई हामीले अगाडि बढ्छौँ। यो वचन साथ प्रतिबद्धतासहित म आफ्नो मन्तव्य यही राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। अहिले 18औं बलिदानी दिवस हामी मनाइरहँदा यो देश एकदम छटपटाहटको अवस्थामा पुगिसकेको छ। यो देशमा 2टा ठुला दलले सरकारमा बसिरहँदा एकदम मधेसप्रति र यो देशमा विगत लामो समयदेखि आन्दोलनरत रहँदै आएका मधेसी, जनजाति, दलित, महिला लगायतका मुद्दाहरू अझ पनि सम्बोधन हुने अवस्था छँदैछ। पूर्ण रूपमा सम्बोधनहरू भएको छैन। मधेसका शहीदहरू जसले आफ्ना सपना राखेर आन्दोलनमा होमिएका थिए, ती शहीदहरूका सपनाहरू अझ साकार भएको छैन र यो सरकारले, सिङ्गो देशले संविधान संशोधन गर्ने वाचा हाउसभित्र गरिसक्नु भएको छ। हामी 2072मै भनेका थियौँ कि नेपाली जनताको मागहरू सम्बोधन भएको छैन, यो संविधान अपुरो संविधान हो, अधुरो संविधान हो, यो संविधानले यस देशलाई कल्याण गर्न सकिँदैन र त्यो कुरालाई राज्यका संसदभित्रका त्यो शक्तिहरूले त्यो बेला मान्नेनन् हाम्रो कुराहरूलाई र हामी आन्दोलनमा 2072मा थियौँ। अनि 72मा धेरै शहीदहरू हाम्रा शहादत प्राप्त गर्नुभयो र आजको अवस्थामा हामी 18 वर्षमा हामी पुगेका छौँ, 63 देखि लिएर आजसम्म। त्यसकारण आज शहीदका सपनाहरू हाउसमा अहिलेका वर्तमान सरकारले सम्बोधन गरेका छन् कि मधेस संविधानलाई संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। हाम्रा नेता, आदरणीय नेता मोहन ठाकुरजीले पटक पटक सबै कार्यक्रमहरूमा भन्दै आइराख्नु भएको छ कि संशोधन मार्फत यो देशमा जुन सम्झौता गरिएको छ, तपाईको आन्दोलनकारी शक्तिहरूबाट जुन सम्झौता भएको छ, आन्दोलनकारी शक्ति र राज्यको बीचमा जुन सम्झौताहरू भएको छ, त्यो तपाईको संशोधन मार्फत साकार होस् भनेर पटक पटक कुराहरू आइरहँदा आज राज्यले सम्बोधनको अवस्थामा पुगेको छ। तर स्वीकारेको छ 18 वर्षपछि यो कुरालाई सर्वस्वीकृति राज्यलाई महसुस भएको छ। हामी भन्न चाहन्छौँ कि मधेसका मुद्दाहरू, मधेस सिङ्गो यो देशको मेरुदण्ड हो। मधेस सदियोंदेखि उपेक्षित रहेको छ र यो उपेक्षितलाई राज्यमा उठेको आवाजलाई राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। कुनै पनि देशमा आन्दोलन हुँदाखेरि त्यहाँका नागरिकले उठाएको आवाजलाई राज्यले सम्बोधन गर्ने चलन छ, प्रचलन छ। हामी त यस देशभित्र, संविधानभित्र रहन खोजिरहेका छौँ, तर यो केही शक्तिहरू, नस्लीय शक्तिहरूले हामीलाई सधैँ टाढा राख्न खोजिरहेका छन् र अझ पनि यो बलिदानी दिवसको अवसरमा म भन्न चाहन्छु, मधेसका मुद्दाहरू जुन संविधानमा संशोधन हुन सकेको छैन, त्यो मुद्दाहरू राज्यले इमान्दारीपूर्वक सम्बोधन गरोस्
र हामी सबजना सहर्ष यो संविधानलाई स्वीकार्न सकौँ भन्ने यो कुराहरू भन्दै पुनः मधेसका हाम्रा आज बलिदानी दिवसका उपलक्ष्यमा शहीदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धासुमन व्यक्त गर्दै म आफ्नो 2 शब्द यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु र आफ्नो लोकतान्त्रिक विद्यार्थी सङ्घप्रति पनि धन्यवाद व्यक्त गर्दै तपाईहरूलाई पनि धन्यवाद दिँदै म आफ्नो बानीलाई यही विश्राम दिन चाहन्छु। धन्यवाद। आज का दिन खास करके जैसे पूर्व वक्ता मित्र ने बताया कि मधेश आंदोलन किसी न किसी रूप से आपको 2007 साल से ही हो रहा है। कोई न कोई व्यक्ति किसी न किसी रूप में किसी न किसी झंडा के अंतर्गत रह करके अपना बलिदानी भी दिए हैं, कुर्बानी भी दिए हैं और कितने महान व्यक्तित्व सब थे तराई मधेश में जिनका लाश भी प्राप्त नहीं हुआ। तत्कालीन राज्य सत्ता द्वारा उनको अपहरण किया गया और उनको जो है लाश तक भी प्राप्त नहीं हुआ और वो सभी लोग जो है अपने कालखंड में मधेश के लिए संघर्ष करते आ रहे थे। लेकिन आधुनिक मधेश के आंदोलन को हम लोग 63 साल से इधर आकर के उसको जोड़ते हैं। जब जन आंदोलन दू हुआ तो हम लोगों को लगा कि अब नेपाल में लोकतंत्र आ गया है और इस लोकतंत्र में नेपाल के 4 किला अंतर्गत जन्मे हुए संपूर्ण नेपाली को जो है अधिकार मिलेगा, सभी को राज्य के दृष्टिकोण से समानता मिलेगा और सभी को जो है समतामूलक समाज में रहने का अवसर मिलेगा। और इस कारण जो है हमारे नेतृत्व और हम सभी लोग जो है जन आंदोलन 2 में सक्रिय भाग लिए। हमारे सदैव अध्यक्ष माननीय महंत ठाकुर नेपाल की राजनीति में 2015 साल से सक्रिय हैं और निरंतर आंदोलन की अगुवाई किए हुए हैं। इस देश को गणतंत्रात्मक संविधान बनाने के लिए नेपाली कांग्रेस में उनके अध्यक्षता में समिति बनी थी और नेपाली कांग्रेस के विधान को उन्होंने गणतंत्रात्मक विधान बना करके पार्टी को रूपांतरण किया और 62-63 के आंदोलन में वो नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह करके उन्होंने कहा कि राजतंत्र जो है जनता के अधिकार को कुंठित करता है और अब जो है पहले राजा पीछे से वार करता था, अब सामने से वार कर रहा है, इस वजह से अब राजा नहीं चाहिए कह के उन्होंने तत्कालीन अवस्था में नेपाली कांग्रेस के जो नेतृत्व में थे तो वहाँ से बिगुल फूका और उस बिगुल के तहत हम लोग वहाँ से शिक्षित दीक्षित हुए और हम सभी ने उस चीज़ को प्रण किया और नेपाल को संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में रूपांतरण किए। लेकिन जब अंतरिम संविधान बना तो उस संविधान में जो है संहिता शब्द नहीं रखा गया और संहिता शब्द रखने के लिए जो है मधेश आंदोलन हुआ और उस आंदोलन में आज ही के दिन में जो है रमेश महतो सिरहा जिला जो मेरा गृह जिला है, मेरा गांव है, वहाँ के मैं आंदोलन का संयोजक रहा करता था, उनका शहादत हुआ और उनको हत्या कर दी गई। तो उस दिन से हम लोग आज के दिन को जो है तमाम अधिकार प्राप्त के आंदोलन में शहादत हुए संपूर्ण ज्ञात अज्ञात शहीद को श्रद्धांजलि अर्पण करने के लिए आज के दिन को एक शक्ति में रूपांतरण करने के लिए प्रेरणा लेने के लिए जो है आज के दिन को हम लोग बलिदानी दिवस मना रहे हैं। आज 18वां बलिदानी दिवस हुआ है। अब सवाल उठता है कि हम लोग क्यों मना रहे हैं और इसके क्या उपलब्धि हुआ। तो सबसे प्रथम बात तो ये है कि हम लोग अपने देश को जो है अधिकार प्राप्ति के आंदोलन में जो रूपांतरण करते हुए आगे बढ़े हुए हैं। गणतंत्र आया, संहिता आया, समानुपातिक समावेशिता का अभ्यास हो रहा है जिसके अंतर्गत हम लोग समावेशी विधेयक लाए थे और मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस समावेशी विधेयक के अंतर्गत आज जाकर के चाहे मधेश के हो चाहे पहाड़ को हो, दलित समुदाय, पिछड़ा हुआ समुदाय, जनजाति, आदिवासी, मधेसी, मुस्लिम, महिला सभी को आरक्षण मिला है और कमती में हमको लगता है कि 17,000 से ज़्यादा लोग जो है उस आरक्षण के अंतर्गत राज्य की विभिन्न संरचना में जो है उन लोगों का अभी सेवा में जो है लोग प्रवेश किए हुए हैं। लेकिन सवाल उठता है कि इस देश में जब संविधान सभा का निर्वाचन हुआ तो 2 पक्ष था द्वंद्व का। एक पक्ष था जनयुद्ध कर रहे हुए तत्कालीन माओवादी और दूसरा पक्ष था आपको मधेश आंदोलन, मधेशवादी शक्ति और मधेश आंदोलन। और आपको स्मरण कराना चाहता हूं कि प्रथम घोषित मिति में संविधान सभा का निर्वाचन नहीं हुआ। इसका प्रमुख कारण था मधेश आंदोलन। तो जब जाकर के 64 साल में फागुन 16 गते जब 8 बूंदे समझौता हुई मधेश के शक्तियों के साथ, संयुक्त लोकतांत्रिक मधेसी मोर्चा के साथ जब राज्य का 8 बूंदे समझौता हुआ भारत के रोवर में, तब जाकर के संविधान सभा का निर्वाचन हुआ और संविधान सभा के निर्वाचन में हम लोग सभी जगह में भाग लिए, संवैधानिक समिति सब में भाग लिए और वहाँ पर ये हुआ कि राज्य पुनर्संरचना करने के समय में पहचान और सामर्थ्य के आधार में राज्य का पुनर्संरचना होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यवश क्या हुआ कि पहचान और सामर्थ्य का जब सवाल उठा तो उसमें प्रतिगामी सोच के साथ जो है तत्कालीन शक्तियाँ सब मिल करके जो है क्या किया, संविधान निर्माण किया और उस पर हमारा रिजर्वेशन रहा, जिसके कारण हम लोग संविधान को जो है ऑन नहीं किए और हम लोग हस्ताक्षर भी नहीं किए। हम लोग क्या कहें
कि बहुत सारा अच्छा बात इस संविधान में है, लेकिन कई सारे जगह पर त्रुटियां की गई है और विशेष जाति को जो है एक आरक्षण के तहत कह के शासक वर्ग बनाने का जो अभ्यास किया गया है वो बहुत ही घृणित अभ्यास है और लोकतंत्र में ये बात शोभा नहीं देता है। वैसे ही संहिता को जो अधिकार संपन्न संहिता जो है लाने का जो हमारा संकल्प था उसमें जो है कहीं ना कहीं संकोचन लाया गया और आपको स्थानीय तह को मजबूत करके, केंद्र सरकार को मजबूत करके संहिता को विकृत अवस्था में एक सैंडविच के वातावरण जो है बना दिया गया। तो शुरू से जब प्रथम पृष्ठपोषण हुआ इस संविधान का, जो प्रथम मसौदा बना, तभी से हम लोग ये बात कहते आ रहे थे, लेकिन उसको जो है संविधान बनाने वाले शक्ति जो है नज़रअंदाज किया। लेकिन आज मुझे गौरव हो रहा है, खुशी हो रहा है कि आज इस देश का सबसे बड़ी पार्टी और सबसे दूसरे पार्टी का जो ये गठबंधन का सरकार है वो ये बात को जो है भली भांति जान चुका है कि ये संविधान यदि आगे बढ़ा के लेकर के जाना है इसमें संशोधन का आवश्यकता है। ये संविधान में कई सारा त्रुटियां हैं। ये संविधान न परंपरागत संसदीय व्यवस्था है और न ये संविधान आपको अग्रगमन में जो है प्रमुख कार्यकारी रहने वाला जो है एक अग्रगामी संविधान है। तो इसका जो परिकल्पना शब्द है, इसको प्रावधान शब्द है, उसको जब लागू करने जाते हैं तो सारा जगह जो है चुनौतियां दिखाई दे रही है। आप लोगों को मैं स्मरण कराना चाहता हूँ कि अभी का संसदीय व्यवस्था में संसद कमजोर हो चुका है और राज्य का जो शक्ति है, संसद का जो है पार्टी सबको जो है लाइन लग करके न्यायालय में जाना पड़ा और न्यायालय ने निर्णय किया कि फलाने व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा, जबकि वो अधिकार जो है संसद को है। और वहाँ पर लाइन लाग करके जो है आपको जब शनाखत हुआ तब जाके एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाने का निर्णय न्यायालय किया। तो मुझे कहीं न कहीं लगता है कि संसदीय व्यवस्था में जो संसद जो हमारे सोवरेन सबसे उच्च निकाय है वो भी कमज़ोर दिखाई दे रहा है इस संविधान के तहत। और हमारा जो राज्य पुनर्संरचना का जो आधार था कि तत्कालीन अवस्था में जो एक आयोग बनी थी 10+1 प्रदेश का जो परिकल्पना किया गया था वो सबसे बेहतर परिकल्पना था। उस अंतर्गत जो है राज्य का पुनर्संरचना यदि होता तो आज पहचान और सामर्थ्य के आधार में इस देश में जो संघीय इकाई सब बनता, प्रदेश सरकार सब बनता, जो अभी दिखाई नहीं दे रहा है। मैं आपके बहुत मज़े के बात में कहना चाहता हूँ कि अभी जैसे मध्य प्रदेश हम लोग नामाकरण किए, राजनीतिक रूप से मध्य प्रदेश अब संविधान में उल्लेख हो गया। 8 जिला में सही मध्य प्रदेश का हम लोग अभ्यास किए हैं, लेकिन अब जब नाम हम लोग रख लिए उसको मध्य प्रदेश तो संविधान की अनुसूची को परिवर्तन करना पड़ेगा, क्योंकि वो अभी संविधान के तहत जो है उसको लिखा नहीं गया है। वो हम लोग निर्णय किए, राजनीतिक निर्णय हुआ, वो लागू हो चुका, लेकिन संविधान में जब तक हम लोग उसको निर्णय को जो है अनुसूची को जब तक हम संशोधन नहीं करेंगे और वहाँ नहीं लिखेंगे तो अभी भी हमारे संविधान की अनुसूची में आप देखिएगा तो खाली प्रदेश 1 से लेकर के 7 प्रदेश कहा जाता है। तो अब जब मध्य प्रदेश को प्रदेश नंबर 2 कहा जाता था तो उसको मध्य प्रदेश कहना पड़ा, प्रदेश 1 को जो है कोसी प्रदेश कहना पड़ा, तो उसको जो है संविधान संशोधन आज का आवश्यकता हो चुका है। तो मेरा ये कहना है कि हम लोग जो संहिता जो लेकर के आए, हमारे संघर्ष से, हमारे बलिदानी से, हमारे वीर जो है शहीदों के कुर्बानी से जो ये संहिता आया है उसको मजबूत बनाने के लिए अभी भी संविधान संशोधन का आवश्यकता है। अभी भी हम लोग चाहते हैं कि साझा नेपाल बने, सभी का जो है भाषा, वेशभूषा, सभी का जो है संस्कृति, सभ्यता का सम्मान हो। नेपाल छोटा मुल्क जरूर है लेकिन विविधतायुक्त मुल्क है और इस विविधतायुक्त मुल्क को जो है आप जैसे श्रद्धेय माननीय महन ठाकुर जी कहते हैं सत्ता नहीं प्रभु सत्ता, तो प्रभु सत्ता का उनका परिकल्पना है कि अधिकार संपन्न संघीय राज्य सब, तो अधिकार संपन्न संघीय राज्य होगा तो आप प्रभु सत्ता का अभ्यास कर पाइएगा, इस देश का इंद्रेणु का आप सम्मान कर पाइएगा। कुछ मुट्ठी भर अल्पसंख्यक के जो है खस, बाहुन, आर्य और दशनामी क्षत्रिय के नाम पर जो है आप उल्लेख कर दिए, खाली वही समुदाय का थोड़े नहीं ये देश है। ये देश दलित का भी है, ये देश मधेसी का भी है, ये दलित मुस्लिम का भी है, ये देश थारू का भी है, ये देश जो है जनजाति का भी है। इस मनोविज्ञान को जो है वहाँ पर रूपांतरण करने का ज़रूरत है। ये आज का सबसे बड़ा ठोस आवश्यकता है। और अभी जो इस संविधान संशोधन का विषय उठ रहा है, हम लोग इस सरकार में हैं क्योंकि हम लोग निर्वाचन भी गठबंधन के तहत लड़े हुए थे, और अभी ये संविधान संशोधन का जो सवाल हो रहा है तो अभी का संशोधन अग्रगमन के लिए होना चाहिए, अभी के संशोधन राज्य को पुनर्संरचना करने के लिए होना चाहिए, अभी के संशोधन आपको जो है पहचान और सामर्थ्य के आधार में संघीय राज्य सबको स्थापना करने के लिए होना चाहिए, अभी का संशोधन राज्य के संपूर्ण निकाय में समानुपातिक समावेशिता को लागू करने के लिए होना चाहिए, अभी के संशोधन न कि प्रतिगमन के तरफ होना चाहिए। हम लोग अपना बलिदानी दे करके, खून बहा करके जो है हम लोग समानुपातिक संसदीय प्रणाली लाए हैं, निर्वाचन प्रणाली लेकर के आए हैं, और आज उस निर्वाचन प्रणाली पर जो है प्रहार होने का संभावना है। और हमारे संविधान का मर्म है आपको मल्टी पार्टी सिस्टम और प्लुरलिज्म, बहुलवाद और जो है बहुदलीय शासन व्यवस्था हमारा संविधान का मर्म है, मुटु है। आज उस मर्म पर प्रहार करने का दुस्साहस कहीं न कहीं होने का संभावना है। इस वजह से भी हम लोगों को सचेत रहना चाहिए। अरे निर्वाचन प्रणाली में कोई दोष नहीं है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि 2046 साल का जो सरकार था, स्वर्गीय गिरिजा प्रसाद कोइराला प्रधानमंत्री थे,
तो बहुमत का सरकार था, उनको किसने रोका था? कौन संविधान के तहत उनको दिक्कतें हुई थी जो उन्होंने संसद विघटन कर दिए? इससे पहले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी का 2/3 का नज़दीक का सरकार था, क्यों वो सरकार 5 वर्ष नहीं चल पाया? तो वो संविधान का दोष नहीं है, वो समानुपातिक सांसद प्रणाली से आए हुए सांसद लोगों के कारण वो सरकार नहीं गिरा था। नेतृत्व को नीति और नियत में जो है खोट है, नेतृत्व में असक्षमता है, और हम लोग दोष जाकर के दे देते हैं शासन व्यवस्था पर। और आज जाकर के जो समानुपातिक समावेशिता का जो हमने तभी आपको कहा कि हमारा समझौता हुआ है, उस समझौता में कहा गया है कि राज्य का संपूर्ण संरचना सेना शहीद प्रहरी सबैमा सामूहिक प्रवेश हुनेछ, मधेसी लगायत अन्य उत्पीडनमा परेको जात जातिहरूको। तर उस तरफ हमारे देश नहीं जा रहा है, और कहीं ना कहीं अलग से एक शासक जो है ग्रुप बनाया जा रहा है। तो आज का जो ये दिन है, ये प्रेरणा लेने के लिए जो है हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, और जिन्होंने अपना जीवन दे दिया, मैं कहना चाहता हूँ इसी देश में स्वर्गीय बीपी कोइराला जैसा, कृष्ण प्रसाद भट्टराई जैसा, मनमोहन अधिकारी जैसा, पुष्पलाल जैसा महान आत्माओं का जन्म हुआ, जिन्होंने जनता को अधिकार संपन्न बनाने के लिए अपने सारा चीज़ आहुति दे दिए। उन्होंने कभी भी बिजनेस व्यापार में अपना नाम नहीं रखा, कभी भी जो है कटेलिंग नहीं किया, कभी भी किसी संस्था से अपना नाम नहीं जोड़ा, और देश के लिए लड़ा, लोकतंत्र के लिए लड़ा। और उनका जो कद है वो बहुत उच्च लेवल में जो हम लोग सम्मान करते हैं। स्वर्गीय गजेंद्र नारायण सिंह जी का समानता का जो आंदोलन था, आज माननीय महन ठाकुर जी उस मिसाल को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, उस संकल्प को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। आज माननीय महन ठाकुर जी क्या कहा कि मैं क्या बनूंगा इस देश में, वो इम्पोर्टेंट बात नहीं है। हो सकता था कि मैं राष्ट्रपति बन सकता था, हो सकता था कि मैं प्रधानमंत्री बन सकता था, लेकिन सवाल ये है कि 77 जिला में जन्म हुए नेपाली नागरिक को जो है सुशासन का प्रत्याभूति हो रहा है कि नहीं हो रहा है? उन लोगों को लोकतांत्रिक आचरण के अंतर्गत उन लोगों को सेवा सुविधा पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है? हमारे शिक्षा, स्वास्थ्य, खाने पानी लगायत का जो है जो सुविधा सब है, उसमें हमारे राज्य का कितना पहुंच है? आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गया है। आज किसी भी बड़े पार्टी का नेतृत्व को जो है सम्मान देने का अवस्था नहीं है, क्योंकि हर लोगों का किसी न किसी स्कैंडल में नाम पड़ा हुआ है। लेकिन आज हमें गौरव हो रहा है कि माननीय महन ठाकुर जी कई बार मंत्री बने, उपसभामुख बने, पार्टी चला रहे हैं, लेकिन विगत 17 वर्ष से किसी भी लाभ के पद में नहीं गए हुए हैं। और उनका अपना इतिहास, उनका व्यक्तित्व ही एक बहुत बड़ा जो है तमाचा है उन लोगों के लिए जिन्होंने सुशासन के बात के नाम कर करके जो है राष्ट्रीय डुकुटी अपना घर में ले जाना चाहते हैं। तो आज देश का अवस्था है रूपांतरण लाने का, आज देश का अवस्था है सुशासन देने का, आज देश का अवस्था है, मैं कहना चाहता हूं आपको कि तराई मधेश क्षेत्र का जो धरती है, जो आकाश है, जो वन जंगल है, जो खनिज है, सभी पर बक दृष्टि लगा करके बैठे हुए हैं कुछ लोग। इसके लिए भी हम लोगों को एकत्रित होना जरूरी है। आज फिर से हम लोगों को जो है एकता का अभियान शुरू हुआ है, संवाद में हम लोग हैं। अरे हमारे माननीय महन ठाकुर जी तो कहे थे कि हम लोगों को बेहद राजनीतिक शक्ति निर्माण करना है। इसके अंतर्गत उन्होंने राजपा बनाया, जसपा बनाया, अभी लोसपा भीतर में भी हम लोग गोलबद्ध हुए हैं। तो हमारा कोई आग्रह पूर्वाग्रह नहीं है। यदि हम लोग इस देश को साझा चौतारी बनाना चाहते हैं तो आज के डेट में जो है समग्र मधेश, मेची से महाकाली, उसको यदि अधिकार संपन्न नहीं बनाइएगा तो काठमांडू अधिकार संपन्न नहीं हो सकता है। समग्र मधेश यदि शांत नहीं रहेगा तो देश शांत नहीं रह सकता है। समग्र मधेश यदि समुन्नत नहीं होगा तो इस देश का समुन्नति को परिकल्पना नहीं किया जा सकता है। इस वजह से भी मैं कहना चाहता हूं कि लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी का तमाम मित्रों को, तमाम योद्धाओं, साथियों को कि हमारा संघर्ष एक पड़ाव में हम लोग जरूर हैं, लेकिन हमारा संघर्ष का निरंतरता है और ये संघर्ष आगे जाएगा। और कब किस रूप में विस्फोट होगा वो कहा नहीं जा सकता है। इस वजह से मैं सरकार से भी निवेदन करना चाहता हूं, जो आज भूमि अध्यादेश आप लाए हुए हैं उसमें बहुत सारा सवाल उठा हुआ है। इस भूमि अध्यादेश में क्या है उसको हम लोग देखेंगे। और ये भूमि अध्यादेश के अंतर्गत यदि मधेश की भूमि को एक दूसरे ढंग से वक्र दृष्टि रख करके जो है वन जंगल को लेने का प्रयास हो रहा है, जमीन लेने का प्रयास हो रहा है, वो हम लोग कतई नहीं होने देंगे। इस वजह से भी हम लोगों को एकत्रित होकर आगे बढ़ना है। मैं फिर से तमाम उन महान शहीद को श्रद्धांजलि अर्पण करना चाहता हूं और अब सबसे सभी को जो है अभिवादन करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी की ओर से। और मैं अपने व्यक्तिगत तरफ से आप लोग यहां आए और हमारे जो है कार्यक्रम में सहभागी हुए, इसके लिए हृदय से फिर धन्यवाद देना चाहता हूं। और एक बार फिर अपने विद्यार्थी संगठन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। जय मधेश, जय देश।